हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके कंपोजिशन को, उसके फंक्शंस को और वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट कैसे होते हैं, हम इन चीज़ों को डील करेंगे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्री ट्रैक को पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन एसोसिएटेड थे उन सभी चीज़ों को कवर कर लिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूसेस। तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला जो हमारा होगा बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं स्लाइवा। जो हमारा स्लाइवा होता है, क्योंकि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट होता है जहाँ से हमारा डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एक अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें बच्चों, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा एक नॉर्मल एडल्ट में सिक्रीट होता है। और स्लाइवा होता कैसा बच्चों, ये एक तरह का लिक्विड या अल्कलाइन लिक्विड होता है जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे पैराइटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 मेजर ग्लैंड्स होती हैं और ये पेयर में होती हैं बच्चों, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी और पैरेटिड ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। कहाँ पर, हमारे ओरल कैविटी में, और यहीं से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, लगभग 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारे ओरल कैविटी में होता है। और इसका पीएच बच्चों अल्कलाइन होता है, मतलब इसका पीएच क्या होता है, अल्कलाइन होता है। और 1 से 1.5 लीटर ये सिक्रीट होता है एक दिन में बच्चों, या 24 आवर में बच्चों। ठीक, तो saliva is a watery slightly alkaline fluid secreted by 3 major salivary gland, parotid, submandibular and sublingual। तो जो सलाइवा है बच्चों वो एक तरह का अल्कलाइन फ्लूइड है जो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और पैरेटिड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। अब इसके हम सॉरी बच्चों, एक सेकंड। अब इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारा सलाइवा होता है वो ऑलमोस्ट 99% बच्चों क्या होता है, वाटर होता है। मतलब सलाइवा जितना भी सिक्रीट होता है उसका लगभग 99% वाटर होता है। बाकी 1% में बच्चों हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हमारे लाइसोजाइम्स और जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे सलाइवा के वो होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला कंपोनेंट बच्चों वाटर हो गया। दूसरा हमारा एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स में क्या होता है, सबसे पहले हम मेजर एंजाइम जो हमारे सलाइवा का बच्चों वो पेप्टाइलिन है, जिसको हम सलेबरी अमाइलेज भी कहते हैं। अब ये सलेबरी अमाइलेज का काम क्या होता है बच्चों, ये स्टार्च का डाइजेशन कराता है। स्टार्च क्या है बच्चों, एक तरह का ग्लूकोज है, एक तरह का ग्लूकोज है या कार्ब है बच्चों। ठीक, जो कि हमारे माउथ में डाइजेशन होता है। स्टार्च का कितना डाइजेशन होता है बच्चों हमारे माउथ में, लगभग 30% डाइजेशन होता है। अगर हम अपने फूड को अच्छी तरह से मेस्टिकेट करके चबा कर खाएंगे तो लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। ठीक, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा एंजाइम है बच्चों हमारे सलाइवा में, पहला तो पेप्टाइलिन हो गया जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। दूसरा हमारा लिंगुअल लाइपेज है जो कि बिगेन फैट डाइजेशन। अब देखिए, लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज प्रेजेंट होता है लेकिन ये वर्क नहीं करता है बच्चों, कहाँ पर, हमारे ओरल कैविटी में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये फैट के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है हमारे माउथ में, लेकिन ये मेनली बच्चों यहाँ पर वर्क नहीं करता है। तीसरा बच्चों हमारे सलाइवा का कंपोजिशन है म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है बच्चों, एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है और जो हम फूड ले रहे हैं उसको अच्छे से मेस्टिकेट करने में, स्वेलोइंग में, उसको घूंटने में और फूड को मिक्स करने में, किसके साथ, सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करता है बच्चों। जैसे कि लुब्रिकेट फूड हेल्प इन स्वेलोइंग फॉर्मेशन ऑफ बोलस। ठीक, तो स्वेलोइंग में हेल्प करता है और बोलस का फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है। बोलस क्या होता है बच्चों, बोलस बनता है जब हम फूड को मेस्टिकेट कर लेते हैं तो एक सॉलिड शेप बन जाता है या सॉलिड एक टुकड़ा बन जाता है जिसको हम बोलस कहते हैं। अब बोलस तभी बनता है जब अच्छे से सलाइवा और जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, सलाइवा और म्यूकस अच्छे से फूड में मिल जाता है और उसको हम प्रॉपर्ली चबाते हैं, तब जाके बोलस का फॉर्मेशन होता है। चौथे कंपोनेंट की बात करें बच्चों तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और
क्लोराइड, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं और कुछ मात्रा में बच्चों बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है जो कि पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब अगर हम बात करें बच्चों स्लाइबा के पीएच का, तो स्लाइबा का पीएच ऑलमोस्ट 6.7 से लेके 7.4 के बीच में होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट क्या करता है बच्चों, डेंटल कैरीज जो होती हैं, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, उनको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है बच्चों, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, जो कि बैक्टीरियल एक्शन को रोकता है हमारे किस पे, डेंटल हमारे जो टीथ होते हैं। ठीक, तो इतने कंपोनेंट्स हो गए बच्चों। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। ठीक, अब देखिए जो हमारा स्लाइबा है बच्चों, उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा फूड है उसको हम एनवायरनमेंट से डायरेक्टली अपने बॉडी में लेके जा रहे हैं। अगर सॉरी बच्चों, अगर उसमें हमारे स्लाइबा में कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो उससे बच्चों इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में। तो जो हमारा स्लाइबा होता है उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है बच्चों, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये डिस्ट्रॉय कैसे करता है, ये जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरियल सेल वॉल पे वर्क करता है। कहाँ वर्क करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल पर वर्क करता है और उसके सेल वॉल को क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है। ठीक, क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है, या फिर नए सेल वॉल के फॉर्मेशन को भी रोकता है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसका मतलब रिप्रोडक्शन या ग्रोथ रुक जाता है, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो किल भी हो जाते हैं। दूसरा है बच्चों आईजीए भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहते हैं। ये भी हमारे स्लाइबा में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों तीसरा लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या है, एक तरह का पिगमेंट है बच्चों, जो कि हमारे स्लाइबा में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। कैसे रोकता है, बाइंड्स आयरन एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। अब ऐसे कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जिनके ग्रोथ के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है। ठीक, आयरन की जरूरत होती है। तो लैक्टोफेरिन करता क्या है, लैक्टोफेरिन आयरन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक, आयरन के साथ बाइंड कर जाता है, और जो बैक्टीरियल के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आयरन की ज़रूरत होती है उसको उससे विड्रॉल कर लेता है। तो उसके वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। अब आप एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में तीन चीज़ों को याद रखेंगे, हमारा लाइसोजाइम, आईजीए एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन और लैक्टोफेरिन। और ये काम कैसे करते हैं इसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें बच्चों, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम, ये कुछ बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा बच्चों। ठीक, और हमको कंपोनेंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारा वाटर होता है बच्चों, उसके बाद वाटर लगभग 99% होता है। फिर एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में स्लेवरी, अमाइलेज और लाइपेज मेनली प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। एंटीबैक्टीरियल एजेंट में हमारा लाइसोजाइम, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन और लैक्टोफेरिन, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बच्चों म्यूकस और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चों किसका कंपोजिशन, हमारे स्लाइबा का कंपोजिशन। अब हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्या है बच्चों स्लाइबा है, उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 7 फंक्शन को मेंशन किया है। सबसे पहला बच्चों हमारा डाइजेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि स्टार्च का डाइजेशन लगभग 30% कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है।
दूसरा है बच्चों ल्यूब्रिकेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सलाइवा का कंपोजिशन है लगभग वो 99% वाटर होता है और जो 1% है उसमें भी म्यूकस होता है, एंजाइम होता है। तो जो ये सलाइवा है वो क्या कर रहा है, ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है। जो हम फूड ले रहे हैं उसको अच्छे से ल्यूब्रिकेट कर रहा है और उसमें मिल जा रहा है या घुल जा रहा है, तो उससे बोलस का फॉर्मेशन होता है जिससे हम उस फूड को अच्छे से स्वेलो कर सकते हैं। फिर होता है बच्चों हमारा टेस्ट, डिजॉल्व फूड टू एक्टिवेट टेस्ट बड। अब जो हम फूड ले रहे हैं बच्चों उसको वो डिजॉल्व करता है और डिजॉल्व होने के बाद जो हमारे वो टेस्ट बड के कांटेक्ट में अच्छे से आता है और हमारा टेस्ट बड एक्टिवेट होता है और हमें टेस्ट की फीलिंग्स आती है, जो टेस्ट होता है वो महसूस होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, टेस्ट में भी हेल्प करता है। और स्पीच, मॉइस्चर ओरल कैविटी, तो अगर सलाइवा जो है हमारे ओरल कैविटी को भी क्या करता है, मॉइस्चर करता है, जिससे हमें बोलने में भी हेल्प मिलती है। फिर प्रोटेक्शन की बात करें तो वही जो हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स थे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। फिर हमारा बफरिंग आ जाता है, तो जैसे कि बाइकार्बोनेट हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, टूथ डीके को प्रिवेंट करता है और जो एक अल्कलाइन पीएच है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन, रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो जैसे मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बताया था कि इसमें यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी से निकलते हैं, किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू बच्चों। तो ये हो गया इसके फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा सलाइवा का कंपोजिशन और उसका फंक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा क्या, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस जिसको हम बोलते हैं बच्चों। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला हमारा सलाइवा, उसके बाद हमने गैस्ट्रिक जूस, फिर उसके बाद हम पैनक्रियाटिक जूस और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस पढ़ेंगे। बाइल जूस को हमने लीवर वाले लेक्चर में कवर कर लिया बच्चों। अगर आपको वो भी देखना तो आप उस लेक्चर पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें बच्चों, तो जो हमारा क्या था, सलाइवा था वो अल्कलाइन नेचर का, लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चों वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक, और ये लगभग कितना सिक्रीट होता है, लगभग 2 से 3 लीटर पर डे सिक्रीट होता है और पीएच इसका बच्चों 1 से 2 होता है। और किससे बनता है बच्चों, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनसे सिक्रीट होता है बच्चों। ठीक, जैसा कि हमारा स्टमक होता है बच्चों, स्टमक वाले लेक्चर में हमने आपको ग्लैंड्स अच्छे से पढ़ा है कि फंडस ग्लैंड होती हैं, कुछ बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ पाइलोरस रीजन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। तो मेनली जो ग्लैंड फंडस रीजन में प्रेजेंट होती हैं और बॉडी रीजन में प्रेजेंट होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं बच्चों। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें कई टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स होता है, चीफ सेल होता है। तो ये जो सेल्स हैं अलग अलग चीज़ें सिक्रीट करते हैं बच्चों। ठीक, और उन सब के सिक्रीशन को मिलाकर क्या बनता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहला है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि किससे सिक्रीट होता है, पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है बच्चों। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक पीएच होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, अब ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया गया है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब HCl का और भी फंक्शन होता है बच्चों, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक, जैसे कि ये क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और उसका आयरन को फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन हो सके बच्चों। दूसरा है हमारा कंपोनेंट बच्चों पेप्सिनोजन। ठीक, पेप्सिनोजन क्या है, एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है जो कि किसका डाइजेशन करवाता है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। कन्वर्टेड टू पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पहला हमारा HCl हो गया, दूसरा हमारा पेप्सिनोजन हो गया। तो अब आपको लग रहा हो कि बच्चों ये HCl सिक्रीट कैसे होता है, तो हम उसके मैकेनिज्म को भी आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि HCl सिक्रीशन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है, हमारा एक पैराइटल सेल है
और पैराइटल सेल का ये एपिकल सरफेस है, ये वाला सरफेस एपिकल सरफेस है, और ये हमारा बेसोलेटरल सरफेस है। एपिकल सरफेस हमारे गैस्ट्रिक ल्यूमन को फेस करता है, और जो हमारा बेसोलेटरल सरफेस है उससे कैपिलरीज ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। तो अब HCl जो है बच्चों वो डायरेक्टली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के हमारे ल्यूमन में, हमारे स्टमक के ल्यूमन में सिक्रीट नहीं होता है। जो पैराइटल सेल होता है वो हाइड्रोजन को अलग सिक्रीट करता है और क्लोराइड आयन को अलग सिक्रीट करता है। फिर ये आपस में मिलकर जो हमारी ये कैनलकुलाई होती है, पैराइटल सेल की कैनलकुलाई, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको हम कैनलकुलाई कहते हैं। इसमें H+ और Cl- कंबाइन होता है और HCl बन के हमारे कहाँ आता है, स्टमक ल्यूमन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो HCl का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन और क्लोराइड आयन का सिक्रीशन कैसे हो रहा है। तो इसको मैंने 5-6 स्टेप में इस डायग्राम में बनाया बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल में आ कहाँ से रहा है, इस सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, तो मेटाबॉलिज्म से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और बगल में जो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल से भी CO2 कहाँ डिफ्यूज करता है, हमारे पैराइटल सरफेस पे, पैराइटल सेल में जाता है। फिर होता क्या है, CO2 वाटर के साथ क्या करता है बच्चों, कंबाइन करता है, और कंबाइन करके बनाता है हमारा H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं बच्चों, ठीक। और ये किसके एंजाइम के, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में होता है बच्चों। H2O के साथ CO2 कंबाइन करके बनाएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक। और फिर कार्बोनिक एसिड क्या होता है बच्चों, स्प्लिट हो जाता है, ठीक। क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, किसमें, बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में। अब ये बाइकार्बोनेट में स्प्लिट हो गया तो ये, और ये हाइड्रोजन आयन में। अब ये हाइड्रोजन आयन बच्चों सोडियम और हाइड्रोजन एटिपेज पंप के थ्रू हाइड्रोजन बाहर जाता है और पोटेशियम हमारे ल्यूमन से अंदर आ जाता है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रीट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन बचा बच्चों, वो हमारे बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एटिपेज पंप से कहाँ जाएगा, बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड वेसल्स में आ गया और क्लोराइड कहाँ आ गया, हमारे पैराइटल सेल में आ गया। अब देखिए पैराइटल सेल में क्लोराइड आयन आ गया, फिर ये क्लोराइड आयन डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पे बच्चों, हमारे कैनलकुलाई में। पैराइटल सेल की जो कैनलकुलाई होती है वहां पर डिफ्यूज हो जाता है, और ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं बच्चों, HCl का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से हमारे HCl का सिक्रीशन होता है, कहाँ से, हमारे पैराइटल सेल से। तो इसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि अब एक होता है बच्चों पोस्ट मील अल्कलाइन टाइड, ये क्या होता है। तो देखिए जब आप खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में किसका सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन होता है। तो जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जब कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है तो बाइकार्बोनेट बनता है बच्चों। तो बाइकार्बोनेट फिर ये कहाँ जा रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है। तो जब ये बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड में जाएगा तो pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट मील अल्कलाइन टाइड। मतलब जब हमने खाना खाया तो हमारे पैराइटल सेल में बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, ये बाइकार्बोनेट आयन हमारे ब्लड में गया और ब्लड में क्या किया, pH को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, अल्कलाइन हो गया हमारा ब्लड। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मील अल्कलाइन टाइड कहते हैं, जो कि खाना खाने के बाद आता है। अब हम कुछ चीजें देखेंगे कि हमारा जो HCl है उसके सिक्रीशन को कौन कौन सी चीजें स्टिमुलेट करती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन है, दूसरा हिस्टामिन है, और तीसरा एसिटाइल कोलिन है, जो कि वेगस नर्व के द्वारा रिलीज होता है, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि HCl सिक्रीशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि HCl कैसे बनता है। सबसे पहला स्टेप बच्चों, वाटर और CO2 का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, जिससे क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। फिर H2CO3 स्प्लिट होगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन हमारा डिफ्यूज हो जाएगा H+ के पोटेशियम हाइड्रोजन एटिपेज पंप के थ्रू, किसमें, ल्यूमन में, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फिर जो बाइकार्बोनेट बचा वो हमारा प्लाज्मा में चला जाएगा। अब जब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जा रहा है बच्चों, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए प्लाज्मा से हमारा क्लोराइड आयन कहाँ आ जाता है,
ल्यूमन पैराइटल सेल के अंदर आ जाता है। फिर ये पैराइटल सेल क्या होता है, ये पैराइटल सेल से डिफ्यूज करके कैनल कुलाई में आ जाता है, जिसके जहां पर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, HCl बना लेता है बच्चों। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl होता है उसका फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों और क्या कंपोजिशन था हमारे किसका, गैस्ट्रिक जूस का। हमने HCl पढ़ लिया, पेप्सिनोजन एंजाइम पढ़ लिया। तीसरा हमारा बच्चों गैस्ट्रिक लाइपेज। अब देखिए कुछ मात्रा में जो लाइपेज होता है वो भी हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। हालांकि इसका एक्शन बच्चों बहुत लिमिटेड होता है हमारे कहाँ पर, हमारे स्टमक में, क्योंकि यहाँ का पीएच बच्चों क्या है, एसिडिक है, एसिडिक पीएच है। तो जो हमारा लाइपेज होता है बच्चों वो एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करता है, ठीक। तो इसका लिमिटेड फंक्शन है कहाँ पर, हमारे स्टमक में। चौथा बच्चों रेनिन इन इन्फेंट हेल्प डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कर्ड फॉर्मेशन, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं रेनिन क्या करता है बच्चों, जो हमारे मिल्क है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और मेनली किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, इन्फेंट्स में और बच्चों, छोटे बच्चों में पाया जाता है। एडल्ट में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू हमारे चाइल्ड और जो छोटे बच्चे होते हैं। रेनिन क्या करता है, हमारा जो कैसीन प्रोटीन होता है किस में प्रेजेंट होता है, हमारे मिल्क में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो जब वो डकार लेता है या उल्टी करता है तो आप देखेंगे कि जो मिल्क होता है वो बाहर जब आता है तो एक तरह का कर्ड की तरह फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो उसी को हम कर्लिंग ऑफ मिल्क कहते हैं या कर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और वो किससे होता है, रेनिन जो हमारा एंजाइम होता है उसी से होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें बच्चों तो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये भी हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं और जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस का ही पार्ट होता है। अब ये क्या करता है, ये विटामिन B12 जो होता है बच्चों उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर के हमारा विटामिन B12 हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा बच्चों, ठीक। छठा है बच्चों म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसमें पीएच बच्चों हाईली एसिडिक होता है। अगर म्यूकस और बाइकार्बोनेट ना रहे तो हमारे जो स्टमक की वॉल है वो उसी को ही डाइजेस्ट कर देंगे, उसी को ही कोरोड कर देंगे। जैसा कि कहाँ होता है बच्चों, जब किसी को अल्सर होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, तो उसमें होता क्या है, जो HCl होता है वो कोरोड करने लगता है किसकी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को। और क्यों कोरोड करता है, क्योंकि म्यूकस की जो लेयर होती है वो बहुत कम हो जाती है या म्यूकस की लेयर खत्म हो जाती है, ठीक। तो म्यूकस भी हमारे गैस्ट्रिक जूस का ही पार्ट होता है। क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट आउटो डाइजेशन ऑफ द स्टमक। जो जैसा कि मैंने बताया HCl क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हमारा गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन खत्म होता है। अब हम उसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है बच्चों प्रोटीन का डाइजेशन कराता है जो कि हमारा पेप्सिन, और एक और था कि बच्चों रेनिन, ठीक। रेनिन भी याद करिएगा, ये इन्फेंट में जो हमारा कौन सा प्रोटीन कैसीन जो प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा बच्चों एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और Fe3+ को Fe2+ में भी कन्वर्ट करता है। और क्या करता है, जो हमारे फूड में क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर किल्स बैक्टीरिया तो लिखाया गया। तीसरा बच्चों एक्टिवेट्स एंजाइम। HCl क्या करता है, एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, जैसा कि हम जानते हैं पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। चौथा है बच्चों विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन तभी होगा बच्चों जब हमारे गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन होगा। 50 बच्चों ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, जो कि कौन करता है, म्यूकस करता है।
छठा है बच्चों हेल्प डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट, तो मैंने आगे फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन कर लिया। एक बार आप इसको देख लीजिएगा बच्चों, ये कुछ मेन फंक्शन है किसके, हमारे गैस्ट्रिक जूस के। तो यहाँ पर हमारा गैस्ट्रिक जूस भी खत्म होता है। अब हमारा बच्चों बचा है पैनक्रियाटिक जूस और हमारा इंटेस्टाइनल जूस। अगर हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करें बच्चों, बाइल की बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस हमने पढ़ा था बच्चों, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, हाँ इस लेक्चर में मैंने सारे इंक्लूड किए हैं बच्चों, बाइल भी इंक्लूड किया और पैनक्रियाटिक जूस भी इंक्लूड किया है। तो बाइल की बात करें बच्चों, बाइल इज ए सिक्रीटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो जब हमने लीवर का स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों, तो उसमें हमने देखा था कि बाइल का फॉर्मेशन हमारे लीवर में कैसे होता है। अब ये बाइल क्या होता है, लीवर से तो सिक्रीट होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है बच्चों, हमारे गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर करता क्या है बच्चों, गॉल ब्लैडर क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है किसको, बाइल जूस को, कंसंट्रेट बाइल जूस, मतलब उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। मतलब जो उसकी थिकनेस होती है, या फिर उसके हम बात करते करें 100 ml में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है बाइल के, उसको कम करके 50 ml में ही कर देता है। उससे क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। मतलब जितना कंपोनेंट 100 ml में प्रेजेंट था, अब वही कंपोनेंट 50 ml में प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको हम कंसंट्रेशन बढ़ाना या कंसंट्रेशन इंक्रीज करना बोल सकते हैं। अमाउंट लगभग 600 से 1000 ml पर डे होता है। पीएच बच्चों 7.6 से लेके 8.6 तक होता है। और ये एक ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता बच्चों, बाइल जूस में किसी भी तरह का एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें बच्चों, तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा बाइल साल्ट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा होता भी है बच्चों, जैसा कि सोडियम टेरुकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। फंक्शन क्या है, इमल्सिफाई फैट्स, ब्रेक डाउन इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब देखिए जो हमारा बाइल साल्ट होता है वो क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब फैट इमल्सिफिकेशन होता क्या है बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्या है, सपोज करिए ये कोई फैट का ग्लोब्यूल है, क्या है, ग्लोब्यूल है, ठीक। तो जब ये एक सिंगल ग्लोब्यूल है बच्चों, तो ये क्या करेगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा लेसिथिन होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ सरफेसेस पे काम करते हैं। हमारे फैट के किस पे काम करते हैं, सरफेस पे काम करते हैं। तो अब बाइल साल्ट करता क्या है, उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक। इस लार्ज ग्लोब्यूल को क्या किया, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक। अब ये स्मॉल पार्ट्स में टूटा तो क्या हो गया, इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। मतलब एक जब सिंगल ग्लोब्यूल था तो उसका सरफेस एरिया कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया और वॉल्यूम कम हो गया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फैट डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, वो काम करने लगेंगे। क्योंकि जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, वो कहाँ काम करते हैं, सरफेसेस पे काम करते हैं। जो ये सरफेस है बच्चों, इन्हीं पे ही काम करते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उनका एफिशिएंसी, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और ये अब बाइल साल्ट करते क्या हैं, जो ये सरफेसेस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बने, इनको क्या करते हैं, उनके सरफेस को ऐसे घेर लेते हैं बच्चों, ठीक। क्या करते हैं, ऐसे घेर लेते हैं। मतलब इन ग्लोब्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ, स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स बने, इनके सरफेसेस को कवर कर लेते हैं। अगर ये कवर नहीं करेंगे तो जो ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बने, फिर ये आपस में ज्वाइंट होके क्या बन जाएंगे, फिर एक लार्ज ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन करा लेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा जो बाइल साल्ट होता है, ठीक। वो सरफेसेस को घेर के एक छोटे से स्ट्रक्चर में ही कंसाइज कर देते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। फिर बाइल पिगमेंट होता है, जो कि हमारा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है बच्चों, बिलीवर्डिन, ठीक। ये किसके प्रोडक्ट है बच्चों, बाई प्रोडक्ट है किसके, आरबीसी के, जो कि हमारे कहाँ होता है, लीवर में होता है। जो आरबीसी का लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो वो क्या होते हैं, उसमें उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक होके, और जो
जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है या हार्मफुल जिसका यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है, वो बाइल पिगमेंट्स के थ्रू हमारे स्टमक्स, हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे बाइल जूस से सिक्रीट हो जाते हैं और हम उसको डेफिकेट कर देते हैं बच्चों। तो दो तरह के साल्ट पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन होता है, एक बिलीवर्डिन होता है। ठीक, आपको ये समझ में आया कि इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इसके कंपोनेंट में। कोलेस्ट्रॉल भी होता है और फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है बच्चों, वही इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये मेन इमल्सिफायर है, मेन इमल्सिफायर है बच्चों। ये एम्फीटेरिक नेचर का होता है। क्या होता है, एम्फीटेरिक। एम्फीटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर का होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, वाटर को लब करता है, तो वो वाटर के साइड होता है। लेकिन जो वाटर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, सपोज करिए हमारा फैट है, तो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा इससे अटैच हो जाता है और हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा वाटर को फेस करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे अटैच हो जाते हैं ढेर सारे। ठीक, ऐसे ऐसे अटैच हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इसको स्ट्रेच करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। और फिर हमने जो बाइल साल्ट पढ़ा था, बाइल साल्ट क्या करता है, इनके सरफेसेस को घेर लेता है ऐसे, और ये घेर लेता है। तो ये घेरने से क्या होता है, ये फिर दोबारा आपस में नहीं जुड़ते हैं, और फिर जो इसका क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं क्या, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होता है। फिर काइलोमाइक्रोन हमारे सेल्स में जाता है, जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं उनके ल्यूमन्स में जाता है। फिर वहाँ से वो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों की प्रोटीन का, कार्ब का और फैट का डाइजेशन कैसे होता है। और वाटर लगभग 97% होता है किसमें, हमारे बाइल में। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट भी होता है। ठीक, आप इसमें मेन ये याद रखेंगे, लेसिथिन और बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट, तीन चीजें आप मेन याद रखेंगे बच्चों। अब उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बाइल का फंक्शन क्या होता है। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैट इमल्सिफिकेशन। जैसा कि जानते हैं हम कि इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर लाइपेज। ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन के थ्रू जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ जाता है, जिससे जो लाइपेज इस पे क्या करता है, अच्छे से काम कर लेता है। क्योंकि लाइपेज जो होता है बच्चों, वर्क ओनली ऑन सरफेस, वर्क ओनली ऑन द सरफेस ऑफ फैट, सरफेस ऑफ फैट। ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा लाइपेज है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद रखिएगा कि जो लाइपेज है वो किस पे काम करता है, सिर्फ सरफेसेस पे काम करता है। फिर एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा सिक्रीट होता है, उसको भी एक्टिवेट करता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक चाइम फ्रॉम स्टमक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे स्टमक का पीएच है वो एसिडिक होता है, तो जो वहाँ से फूड हमारे ड्यूडेनम में आता है जिसको हम चाइम कहते हैं, उसके पीएच को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने कंपोनेंट में आपको बताया था बच्चों कि बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल भी हमारे बाइल जूस का पार्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उसको बाइल के थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, सिक्रीट कर देती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम डेफिकेशन के द्वारा सिक्रीट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बच्चों। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो जैसा कि हम जानते हैं बाइल क्या करता है, फैट के डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और फैट के थ्रू ही हमारे कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, ई, के, इनका भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। प्रिवेंट्स प्यूट्रिफिकेशन इन द इंटेस्टाइन, बाइल साल्ट आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ठीक, तो प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जो कि बाइल जूस उसको प्रिवेंट करता है। क्योंकि जो बाइल जूस बाइल साल्ट होता है बच्चों, वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है, मतलब क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरियल
ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। बैक्टीरिया को किल नहीं करता बच्चों, बैक्टीरियोसाइडल अलग होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक अलग होता है, आप ये याद रखिएगा। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बाइल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन और उसके फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है बच्चों, वो हमारा कौन सिक्रीट करता है, सॉरी, एक्सोक्राइन पार्ट होता है किसका, हमारे पैनक्रियाज का, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ठीक, इंडोक्राइन पार्ट क्या करता है बच्चों, इंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है हमारे हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन होता है, सोमैटोस्टैटिन होता है, स्टैटिन होता है, और लास्ट एक होता है बच्चों पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो आप याद रखिएगा कि इंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन पार्ट्स एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसका अमाउंट बच्चों 1 से 1.5 लीटर अप्रॉक्स होता है और ये हाईली एल्कलाइन होता है। इसका पीएच क्या है बच्चों, एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट अब हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, मतलब एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऑल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन। ठीक, इन सभी चारों चीज़ों का क्या कराता है, डाइजेशन कराता है। अगर हम फैट डाइजेशन की बात करें बच्चों तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कि क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर माल्टोज किससे मिलकर बना होता है बच्चों, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल सर मिलकर बना होता है, आप ये याद रखिएगा। माल्टोज फिर ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, माल्टेज जो एंजाइम होता है ये इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और ये इनका क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम प्रोटीन डाइजेशन की बात करें, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा ट्रिप्सिनोजन जो कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। दूसरा बच्चों हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन जिसका एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन होता है। तीसरा है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसका क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। तो ये 3 तरह के क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारे पैनक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो हमारे फैट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है। ये क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है बच्चों। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स की बात करें तो राइबोन्यूक्लियस जो कि आरएनए का डाइजेशन करवाता है। दूसरा है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो कि डीएनए का क्या कराता है, डाइजेशन कराता है। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों कि इनका डाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, डाइजेशन से लेकर के एब्जॉर्प्शन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक एक का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का और न्यूक्लियोसाइडेज का या न्यूक्लिक एसिड्स का। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंपोनेंट है जो हमारा बाइकार्बोनेट है। पहला तो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, दूसरा हमारा क्या कंपोनेंट हो गया, मेन बाइकार्बोनेट हो गया, न्यूट्रलाइज एसिड चाइम फ्रॉम द स्टमक। तो ये भी क्या करता है, जो एसिडिक चाइम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है, कहाँ पर, हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। ठीक, ये चारों क्या करता है बच्चों, इन चारों का डाइजेशन कराता है। कोई भी जूस हमारा कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ हमारा पैनक्रियाटिक जूस ऐसा जूस है जिसमें चारों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। दूसरा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक चाइम, प्रोवाइड अल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड फॉर इंटेस्टाइनल एंजाइम। जैसा कि हम जानते हैं जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं और उस अल्कलाइन पीएच को बनाने में कौन हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है। नेक्स्ट है बच्चों इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक, फैट के एब्जॉर्प्शन में के लिए इसेंशियल होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज प्रेजेंट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। हमारा लास्ट पार्ट है किसका, लास्ट
कंपोनेंट है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का, ठीक। तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है बच्चों वो सिक्रीटेड बाय क्रिप्स ऑफ लिवर कून। अब ये क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का कंपोनेंट है जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कून कहते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं उनके ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कून कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं बच्चों, ठीक। कितना अमाउंट में, 1 से 2 लीटर पर डे, पीएच 5 से लेके 8 होता है, ठीक। नेक्स्ट इनके कंपोनेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा कंपोजिशन है इंटेस्टाइनल जूस का बच्चों वो है, सबसे पहला बात क्या करते हैं, एंजाइम्स ऑफ फाइनल डाइजेशन, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस था या गैस्ट्रिक जूस था बच्चों, वो प्रोटीन्स के कार्ब्स के ऐसे डाइजेस्ट कर रहा था कि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था कि जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ठीक। जैसे हम अगर कार्ब की बात करें बच्चों, कार्ब की बात करें या फिर जिसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक, स्टार्च कहते हैं। अभी स्टार्च को माल्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज, इन 3 तरह से कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा अब इस पे कौन वर्क करता है, इस पे हमारा इंटेस्टाइनल जूस वर्क करता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो और ये ग्लूकोज फिर फाइनली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक। किसमें, इंटेस्टाइनल जो हमारी पोर्टल वेन्स होती हैं उसमें। तो जो फाइनल डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है बच्चों, वो कहाँ से सिक्रीट होती हैं, हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं, जिसको हम क्रिप्स ऑफ लिवर कून कहते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स की बात करें तो हमारा माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया। प्रोटीन्स एंजाइम्स की बात करें, पेप्टाइडेज हो गया, कन्वर्ट स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ठीक। तो ये क्या है, फाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारा इंटेस्टाइनल जूस हेल्प करता है, ठीक। सुक्रोज हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 है बच्चों, 1 2 3, प्रोटीन में 1 है और न्यूक्लिक एसिड में 1 है। तो इस तरह से ये फाइनल डाइजेशन कराते हैं किसके, हमारे न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है बच्चों हमारा म्यूकस, प्रोटेक्ट म्यूकोजा एंड लुब्रिकेट चाइम, ठीक। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और जो हमारा चाइम है उसको लुब्रिकेशन में और उसके पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट तो लगभग हर डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट होते हैं। वाटर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है हमारे हर एक डाइजेस्टिव जूस में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अब इसके फंक्शंस के बारे में, कि जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसका फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोवाइड एंजाइम ऑन ब्रस्ट बॉर्डर फॉर फाइनल डाइजेशन, ठीक। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, वहीं से एंजाइम सिक्रीट होते हैं और उसके फाइनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ल्यूब्रिकेशन इंटेस्टाइनल वॉल, मेंटेन अल्कलाइन पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी, एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक। तो हमने इस लेक्चर में पर्टिकुलरली बच्चों डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ा। मैंने जनरल चीज़ें डिस्कस की है, मैंने ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं डिस्कस किया है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसी तरह से लिखना होगा बच्चों। आपका नॉलेज कितना है ये तो मैटर करता है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मैटर करता है आपको नंबर लाने के लिए, ठीक। तो अगर आपको नंबर लाना है तो आप इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक। तो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे कि जो हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है, चाहे वो स्टमक में हो, हमारे ओरल कैविटी में हो, हमारे इंटेस्टाइन में हो, वो कैसे होता है और उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के दौरान, या हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।